करेंगे हम लास्ट में करेंगे। हम कर रहे हैं फिलहाल ग्रेविटेशन, बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन जो होती है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर से रिलेटेड पहले टॉपिक करेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग करेंगे केपलर्स लॉ लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन होगा हमारा, बुक में उन्होंने वो फर्स्ट सेक्शन दे रखा है, उससे रिलेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि केपलर लॉ और अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग ये करेंगे। अब आपके पास आता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल लॉ की वेक्टर फॉर्म में, ग्रेविटेशनल लॉ वेक्टर फॉर्म। ओके, ग्रेविटेशनल लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है देखो, बहुत ही मजेदार चीज है, समझते हैं। मैं अपने एक सिंपल मेथड करवाता हूं, फिर आप लोगों को बुक वाले मेथड से करवा दूंगा, जो आपको नोट्स में भी दे रखा है शायद में। मैं कहता हूं ये M1 है और ये M2 है, दो मासेस हैं। ओके, एक सिस्टम है जिसके अंदर दो मासेस हैं, ठीक। अब ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ M1 M2 पे भी फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि दो बॉडीज के बीच में वो कहता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि नहीं? यस सर। ओके, अब M1 M2 की बात करें तो जो F12 लगेगा वो क्या लगेगा? F12, यानी कि देखो ध्यान से, वेक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका है, मास M1 और ये मास M2। M1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है। M1 पर फोर्स कौन लगा रहा है? M2 लगा रहा है। तो वो फोर्स क्या होगी? F12। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, जो अंदर मीनिंग होती है वो उस पर फोर्स लगती है और जो बाहर होता है लिखा वो फोर्स लगाता है। तो ये क्या बन गया? F12 का मतलब 1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू मास 2। बोलो क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब वो होगा क्या? अभी अभी हम लोगों ने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ किया, G M1 M2 अपॉन R²। बोलो क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो क्लियर? क्या ये अभी वेक्टर फॉर्म कंप्लीट, क्या ये अभी वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गई है? नो सर। नहीं सर। वेक्टर फॉर्म तब कहते हैं जब उसकी डायरेक्शन भी साथ हो। अभी तो मैग्नीट्यूड आया, तो डायरेक्शन कहां से कहां है फोर्स की? कौन बताएगा? डायरेक्शन कहां से कहां है फोर्स की? 1 से 2 या 2 से 1? 2 से 1 सर। 2 से 1 लिखूंगा 2 से 1 सर। मैं यहां लिखूंगा 2 से 1। डायरेक्शन जो फोर्स की है वो 2 से 1 है, क्योंकि 1 पर फोर्स लग रही है 2 से, तो 2 से 1 फोर्स लग रही है, तो डायरेक्शन भी फोर्स की 2 से 1 होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी। तो 2 से 1 डायरेक्शन है, तो ये लिख दिया 2 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। सिमिलरली F21 लगेगी, यानी इस 2 पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब G M1 M2, डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही है, लेकिन ये बन जाएगा R12 कैप, क्योंकि 1 से 2 लगेगी ये। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ये F12 हो गया, ये F21 हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है सर। डायरेक्शन डिफरेंट है, तो डायरेक्शन है डिफरेंट है कैसे? ऑपोजिट ही तो है बस एक। R21 कैप इज इक्वल टू माइनस का R12 कैप, बिकॉज दे आर इक्वल इन डिस्टेंस। M1 से M2 और M2 से M1 सेम डिस्टेंस R है। सिर्फ डायरेक्शन अगर लिखें तो इक्वल लगा के मैं माइनस साइन लगा सकता हूं इजीली। बोलो क्लियर है? यस सर। तो अब ये अगर मैं माइनस साइन के साथ यहां पुट कर दूं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। सर ये दोबारा समझाना। दोबारा से समझ लो। यस सर। थर्ड लॉ की तरह नहीं, बल्कि थर्ड लॉ ही आ गया, ठीक है ना? तो देखो क्या है, मैंने क्या, हाँ, तो हम लोगों ने क्या करा,
हमने कहा दो मासेस हैं, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया r। अब हमने कहा 1 पर जो 2 फोर्स लगाएगा वो F12 होगा, दैट इज G m1 m2 अपॉन r²। अब ये रटा होना चाहिए आप लोगों को, ये बार बार हर जगह यूज होगा, हर टॉपिक में यूज होने वाला, हर टॉपिक में, ठीक है। तो ये आपको रटा होना चाहिए, ये मत बार बार पूछना कहां से आया, बल्कि मैं तुमसे पूछूंगा क्या लगेगा। यानी कि ये हमेशा याद रखना, G में दोनों मासिस का मल्टीप्लाई, दोनों मासिस, चाहे वो m1 m2 हो, चाहे वो कैपिटल M और स्मॉल m हो, वट एवर जो भी हो, और r हमेशा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। अब ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट करने के लिए मैंने इनकी डायरेक्शन भी लगाई। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1, तो ये 2 1 बनेगा। और ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब हम यहाँ पर 1 2 लिखते हैं तो हमेशा डायरेक्शन उल्टी होती है, वो 2 1 लिखती है। जिन बच्चों को नहीं समझ आता ना, कई बच्चे रट्टे वाले होते हैं, कभी डेरिवेशन में कहीं फंस जाए, तो हमेशा याद रखना अगर इधर 1 2 है तो इधर 2 1 होगा, इधर 2 1 है तो इधर 1 2 होगा ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो एक्चुअली 2 से 1 ही है ना, तो 2 से 1 है डायरेक्शन, ये आ गया। सर हमने वेक्टर्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कहाँ करें बेटा, कहाँ करें मल्टीप्लाई? 2 1 जैसे आपने फोर्स वेक्टर 1 2 के r कैप 2 1 मल्टीप्लाई किया ना सर आपने। बेटा क्या हो गया तेरे को, वेक्टर भी भूल गया क्या? सर किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड उसका सर यूनिट वेक्टर की तरह यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका यूनिट वेक्टर है। मैंने सोचा कि सर आपने साथ में मल्टीप्लाई कर रखा है। नहीं बेटा, इतना ना सोचा कर ठीक है, वेक्टर है बेटा, तभी तो मैं पूछ रहा था। फिर मैंने शुरुआत में क्यों पूछा था, इसलिए कि ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, क्या ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हुई? तो तुम लोगों ने जवाब दिया नहीं सर इसकी डायरेक्शन आएगी, तो मैंने डायरेक्शन लिखी, ठीक है ना। ऐसी F21 वेक्टर बनेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है तो R21 वेक्टर और R12 वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर। बोलो क्लियर है ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बस मैंने यही साइन उठाकर इन दोनों पे यहां लगा दिए, दोनों इक्वेशन में। तो साइन लगाने पे क्या बना, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। यस सर, क्लियर है सब बच्चों को अच्छे से, सब बच्चों को क्लियर है ना ये। अब देखो बड़ी मजेदार, हाँ अब देखो मजेदार बात क्या है कि हमें ये मिला कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशनल फॉर्म, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या आंसर दोगे, क्या देखने को मिला? सर वेक्टर फॉर्म में इक्वल इन मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर और क्या इससे क्या पता चला? इट फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Force applied by two bodies is equal and Sir, action and reaction are equal opposite. सर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके काफी हद तक थोड़ा सा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म? ठीक है, अब मैं आपको आंसर देता हूं इसका, ध्यान से सुनना। ये न्यूटन थर्ड लॉ जो हमें मिला, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, रिमेंबर दिस, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ग्रेविटेशनल लॉ के वेक्टर फॉर्म की, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो हमें वैसे भी पता है अट्रैक्टिव फोर्स है तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ से, यहां से हमें ये चीज और क्लियर हो गई कि अगर थर्ड लॉ को obey कर रहा है तो इट मीन्स, इसका मतलब ध्यान से देखो क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो किन दो के बीच में लग रही है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। फोर्स कहां लग रही है, फोर्स लग रही है फोर्स एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। आई रिपीट, force X upon the
line joining the center of masses. यहां से ये पता चल रहा है, this is the importance कि these are central forces. ये कौन सी फोर्सेज होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज. दिस इज इंपॉर्टेंट. It is the main importance of this law in in vector form that these are central forces. तो आपने क्या ले देना आंसर कि the importance is that these are central forces because आपने उसका रीजन भी देना है, because they act along the line joining the center of masses. क्योंकि ये एक्ट करती हैं कहां पर? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस. तभी तो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा ना. बात समझ आई है? तो एक बार रिपीट लिख रहे हो लाइन क्या? रिपीट करना. बिकॉज दे act along the line joining. They act along the line joining the center of masses. तो इससे हमें क्या पता चला सर? These are central forces. इससे ये पता चला कि ये सेंट्रल फोर्सेज हैं. हाँ सर, सेंट्रल फोर्सेस से हमें क्या पता चला सर? हमारा क्या यूज है सर इससे? कि इसका मतलब वो यूज यही है कि ये फोर्सेस पैरेलली एक्ट जो है वो एक्ट नहीं करती. ये हमेशा एक लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट करती. जैसे टॉर्क था, याद है ना? टॉर्क में हमें पता था टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब वो कपलिंग प्रोड्यूस होती है. इक्वल एंड ऑपोजिट तो होती है, लेकिन परपेंडिकुलर के साथ वो इक्वल एंड ऑपोजिट भी होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए. एक लाइन में नहीं होनी चाहिए. एक लाइन वाली तो हमने क्या कहा था, कैंसिल हो जाती है ना. जब वो पैरेलल होगी तभी वो चीज को घुमाएगा. तो जैसे ये बॉटल है, अब ध्यान से देखो, ये बॉटल है, मैं हल्का सा नीचे कर सकता हूं. ये बॉटल है. टॉर्क में क्या है? एक फोर्स इधर लग रही है ऐसे, मैं हाथों से दिखाता हूं. एक फोर्स इधर लग रही है ऐसे और एक मैं इधर की तरफ लगा रहा हूं. तो ये तभी घूमेगी जब मैं इसको इधर लगाऊंगा और इसको इधर लगाऊंगा, लेकिन दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रही. ये इस सरफेस पर एक्ट कर रही है, ये इस सरफेस पर एक्ट कर रही है. अगर ये दोनों ही फोर्सेस को मैं ऐसे लगाऊंगा, एक को इधर लगा रहा हूं और एक को इधर, दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रही है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जीरो. कैंसिल रह जाएगी. बात समझ आई? तो यही चीज है. ऐसी ये है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है. तो इनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच में, इनके जो भी बीच की जो ये लाइन ज्वाइनिंग होती है सेंटर ऑफ मासेस के, इसमें ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है. दिस इज ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, तभी तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर ग्रेविटी या वेट देखते हैं, याद होगा हम लोग जब भी वेट देखते हैं किसी भी बॉडी का, वो कहां से देखते हैं? सरफेस से या सेंटर से? सेंटर से सर. सेंटर से सर. कभी देखा किसी बुक में मैंने ये सरफेस से ऐसे लाइन खींच के एमजी लिखा हो? नो सर. नो सर, सेंटर से. ये राइट है, ये रॉन्ग है. तो इसलिए यही इसका रीजन है कि ये सेंट्रल फोर्सेस है. जैसे इलेक्ट्रो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे ना, जब +2 में आएंगे, सेम ऐसा ही जैसा ये चैप्टर पढ़ा ना हम लोगों ने, ऐसे ही सेम चैप्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक. बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है. एक मिनट, ये गड़बड़ होगी. क्लियर है ना सब बच्चों को? यस सर. यस सर, क्लियर है सर. तो थोड़ा ऊपर कर. हाँ, अब ठीक है. ओके, ऊपर करूं बेटा? थोड़ा ऊपर कर लेना सर. यस सर. अब ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ सर, काफी. यस सर, यस सर. ठीक है, चलो. तो ये आपके पास आ गया, बोलो क्लियर है? तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन हो गई सेंट्रल फोर्सेस वाली, इंपॉर्टेंस की 1 नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो मैंने बताया आपको, ये आ गया. नेक्स्ट आता है इसमें इंट्रोडक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे बनाओगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी सर, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स. कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. हाँ, देखो
देखो अब हम अपने प्लेनेट की बात करेंगे, क्योंकि हमेशा पहले कहते हैं ना अपना घर देखना चाहिए, तो हमारा घर तो अर्थ है, तो हम अर्थ की बात करेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या यूं कहेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है किसी भी अदर बॉडी के ऊपर, यानी कि एक बॉडी तो आपकी फिक्स है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर आप दो बॉडीज बोलते हैं, वो बॉडीज दो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब आप बोलोगे तो उसके अंदर एक बॉडी आपकी हमेशा एक फिक्स होगी, जो भी आपने लेट कर ली या जो भी आप बात कर रहे हैं, जैसे हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की कहेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में एक चीज का रोल बड़ा जबरदस्त प्ले होता है, वो क्या होता है अब बताता हूं, सुनो। सर पोजीशन। अच्छा, मैं एक चीज और बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। F इज इक्वल टू, वी नो दैट एम आई। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास, हम बात करें किसकी बात करें कि एक्सेलरेशन, अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो यही चीज क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू एफ बाय एम हो जाएगा, और इस F की जगह, A की जगह वो बन जाएगा G इज इक्वल टू एफ बाय एम। Yes. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, Yes, sir. अगर मैं आप लोगों से पूछूं फॉर यूनिट मास दैट इज 1 kg, यूनिट मास का मतलब G इज इक्वल टू क्या बन गया? F बन गया, सर। अब मुझे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करके बताना जरा, क्या बन सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट मास सर किसी एक मास को ले लेंगे ना सर। हाँ, नहीं, अब ये जी क्या होता है एक्चुअली? जी क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम यूं कह सकते हैं वो एक्सेलरेशन जो अर्थ प्रोवाइड करवा रही है, तो है ना। तो अब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करोगे? जिस स्पीड से वो अट्रैक्ट करती है। इन अकॉर्डिंग The force of gravity acting on unit mass. फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूनिट मास एक्सेलरेशन की फॉर्म में क्या बोल सकते हो उसको? So the acceleration on a body when it is freely falling under the effect of gravity alone. कुछ Sir, when a unit mass is falling under the action of gravity, force is said to be. या यूं नहीं कह सकते हम इसको, वो कितनी स्पीड से अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, कितनी एक्सेलरेशन से, सॉरी, आप यूं कह सकते हो कितनी एक्सेलरेशन से कोई बॉडी जो है वो, हाँ, कितनी एक्सेलरेशन से जो बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन करो तो क्या लिखोगे? द फोर्स, क्या लिखोगे? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अर्थ, है ना? The force experienced by Earth. So force experienced by Earth. Oh, sorry, the force experienced by a unit mass body. The force experienced by a unit mass body due to Earth. तो उसको हम क्या कहेंगे? Acceleration due to gravity बोलेंगे। Okay? Okay, sir. चलो, अब नेक्स्ट आता है आपके पास इसके अंदर, ये तो छोटी छोटी इंट्रोडक्शन थी। अब नेक्स्ट चीजें आती हैं आपके पास पढ़ने वाली, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है हमेशा, द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या है? Gravitational constant. Where G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11. हाँ, अब इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन निकालना है एक्चुअली।
कोई बच्चा बोल रहा है, विश्वा कुछ बोल रहा है। हाँ विश्वा बेटा बोल। सर जी एंड एफ आपने क्या बताने की कोशिश की थी सर उससे? मैंने ये बताया जी एंड जी। अच्छा वो तो कुछ नहीं है बेटा, वो तो मैंने कहा था अगर कोई आपसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर पूछे, कि कई बार ना कई थोड़े से टीचर पूछ लेते हैं कि बेटा आपने तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप ऐसे क्या डिफाइन कर रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप डिफाइन कर रहे हो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अनदर बॉडी, सिंपल वे में। तो लेकिन कई बार बंदा पूछ लेता है कि बेटा इसको एक्सेलरेशन की फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। आप उसको लिख के दिखा सकते हो सर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, तो फोर्स एक्सपीरियंस जो भी अर्थ उसको दे रहा है दैट इज वो एम ए के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन को यहाँ पर जी लिख देंगे। तो ये आ गया आपके पास जितनी एक्सेलरेशन से कोई बॉडी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ दैट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो मैं ये समझा रहा था। या वहां से हमारी दूसरी डेफिनेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की निकल आई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास बॉडी ड्यू टू अर्थ। ठीक, एक ही चीज है, जैसे मर्जी इसको आप कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, जिस तरह से भी चाहो। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग, जो मेन यहाँ पर है, पेपर में नहीं ये इतना कंसेप्ट आता, लेकिन जिससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आगे के जितने टॉपिक है सब में यूज होगा। दो फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं इसमें चैप्टर में, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला जो अब निकलने वाला है, देखो हम कंसीडर करेंगे अर्थ इज अ स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर की तरह मान के चले। हालांकि हमें पता है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, पता है ना इस चीज का, इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स। Yes, sir. पोल्स से ये हल्का सा फ्लैटेंड है, आलू जैसी शेप का है ये सर, जियोइड शेप। ठीक है ना, ये पोल्स सर इलिप्टिकल यही होता है ना? यस यस यस, और ये पोल्स होते हैं, और ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर एक्सिस हमेशा पोल एक्सिस से बड़ी होती है। ठीक है, ये देखो पोल और इक्वेटर में ये फर्क है। तो लेकिन कनेक्शन लूज हो गया था, क्या पढ़ा? मैंने कहा बेटा अर्थ को हम लोग स्फीयर लेकर चलते हैं, जब हम लोग डिराइव करनी है, हम लोगों ने डेरिवेशंस करनी है या कोई भी फॉर्मूला निकालना है, तब हम उसको एक स्फीयर की फॉर्म लेकर चलेंगे। बट वी नो दैट वेरी वेल इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट पोल, यानी कि पोल पे ये फ्लैटेंड होता है। तो ये पोल एक्सिस हो गई, ये इक्वेटर एक्सिस हो गई। ठीक है, इक्वेटर एक्सिस ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोल। ओके ओके सर, यस सर। सर ये अभी हम करेंगे भी इसके बारे में। हाँ जी बेटा। सर मेरे को एक बार बड़े जी और छोटे जी में डिफरेंस बता देते, क्लियर नहीं हुआ मुझे। बेटा छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके सर, थैंक यू। और क्या इसमें क्या बताना था? ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है अब देखो हम कहते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है जिसके ऊपर हम ये लेट करके चलेंगे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके Okay, sir. Okay. Now place a body of small mass m on the surface of the earth. ये हमने लेट कर लिया। हमेशा ये लेकर चलना है कि अर्थ एक स्फीयर है और सेंटर पर उसका टोटल मास जो है सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अब सरफेस के ऊपर एक बॉडी मैंने प्लेस कर दी जिसका मास क्या है, m। बॉडी यही है, अर्थ नहीं है। अर्थ का मास कैपिटल M है, याद रखना। नाउ इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी क्या होगी, एक्सपीरियंस करेगा mg सर। ये बॉडी कितना फोर्स है, जी एम Capital G M. ओ सर वो big वाला। M, small m ओके by सर, R जी square. एम वाला। हाँ आर क्या होगा इसमें, आर होगा रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके सर। तो ऊपर लिख सकते हो अपने, जब नोट कर रहे हो अगर साथ साथ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके
चलो नाउ एफ इज इक्वल टू, अभी अभी आपने सही बताया था गलती से, mg भी होता है। ओके, तो दोनों को क्या कर दो, इस समझ आई मेरी बात? तो अब हमारे पास जी Equate. हाँ इक्वेट नहीं, हम ना इसकी वैल्यू पुट कर दे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। Okay, sir. देखो ऐसे करेंगे, g इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे g की वैल्यू निकालनी है, g इज इक्वल टू f बाय m। तो f की वैल्यू क्या है, g m अपॉन r स्क्वायर, और एक m ये हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। क्या चीज मिसिंग लगी इसके अंदर? सर छोटा वाला है। सर मास ऑफ बॉडी। Sir, mass of body. Yes, तो sir. इससे आपको क्या शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिलती है इससे? सर Sir, independent of mass है। नॉट डिपेंडेंट। इसका मतलब जो Dependent on एक्सेलरेशन, हाँ इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑफ द अर्थ, इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी हाथी के लिए भी उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जितना कि एक चींटी के लिए है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए बराबर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और एक Sir, एक बात पूछनी थी। इट डिपेंड्स ऑन, जी तो आपको पता है सर अगर ये डिपेंडेंट होती तो फिर क्या होता? एक तो बेटा बहुत कुछ होता है, हैवियर बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती और जो उसकी लाइटर बॉडी की कम होती, उसके हिसाब से डिपेंड करती सारी चीजें, ठीक है ना? सर हम ये कह सकते हैं कि वो कोलैप्स कर जाएगा अर्थ अपने आप में, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट भी कोलैप्स कर जाता है, या कुछ बंदे हवा में उड़ रहे होते हैं, कुछ धरती के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना? ओके सर। तो हाँ, तो इसीलिए भगवान ने बड़ा सोच समझ के डिजाइन किया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ द बॉडी, यानी इंसान के हाथ में कुछ नहीं रखा। तो किसके ऊपर रखा? मास ऑफ द प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे, या डिस्टेंस भी कह सकते हो, यू विल से दैट, ठीक है ना? ओके ओके सर। यानी कि अलग अलग प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग होगी, उनके रेडियस और मास पे डिपेंड करता है। ओके, या फिर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आर एक्चुअली इज द डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पर तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है एक्चुअली। फिलहाल ये डिस्टेंस क्योंकि सरफेस पे था तो इसलिए रेडियस मान लिया, अगर ये और ऊपर होता तो वो डिस्टेंस मानते। समझ गए मेरी बात? सर फिर तो फोर्स पे ज्यादा कम ग्रेविटेशन होगी फिर ऐसे तो। हाँ वही करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा होती है और इक्वेटर। अभी हम करने वाले हैं बेटा, अभी सब कुछ अभी जल्दबाजी ना करो, वही करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक समझ आया ये बताओ? यस सर। अच्छा, अगर मैं मास ऑफ द अर्थ लगा दूं, मास ऑफ द अर्थ लगा दूं, अगर मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6.018 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये तो अच्छे से याद होना चाहिए, भले ही मास ऑफ द अर्थ ना याद हो कोई बात नहीं, पर रेडियस ऑफ द अर्थ हमेशा आपको याद होना चाहिए, दैट इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ हमेशा कितना है हमारा 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मीटर में हम हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये आपने अपॉन में आर स्क्वायर में आपने एम से इंटू क्यों किया, स्मॉल एम से? ये वाला एम लगाया है, एफ की वैल्यू लगाई, ये सारी एफ की वैल्यू है, और ये एम ये वाला है, जी में एफ बाय एम में एफ पुट करा मैंने यहाँ पर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, बोलो यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया? अगर मैं ये सारी वैल्यू पुट करूं, मास ऑफ द अर्थ भी पुट कर दूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट कर दूं, आर की वैल्यू पुट कर दूं, तो जी की वैल्यू
राउंड अबाउट कितनी आ जाती है? 9.8. अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सी करेंगे 9.8, वैसे तो 9.8213 ऐसे जाती है, पर हम लोग 9.8 ही लेते हैं। 10 नहीं लेनी, कहीं 10 लेने बैठ जाओ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है? समझ Yes, आ गया sir. यहाँ तक? तो इससे एक चीज आपको स्पेशली क्या पता चली कि जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमेशा प्लेस टू प्लेस क्या करती है? वेरी करती है। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेरी करती है। कैसे पता चला? आर से। जितना डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा उतना ही जी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। यही हम वेरिएशन कल करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिने जाते हैं। बोलो, समझ आई है हम तक? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, बाकी का काम कल करेंगे। नोट्स आपके पास आ गए हैं, अच्छे से नोट्स जो है अपना नोटबुक्स में उतार लो अच्छे से, जो भी है, और साथ साथ ताकि चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो सके। ओके, चलो सर। तब तक के लिए। हाँ जी बेटा। सर जो आपने दोबारा नोट्स भेजे थे ना, वो भी फोटोस्टेट करके निकाले, आधे तो पेज ही क्लियर नहीं है, धुंधले ही थे। अरे इससे अच्छा उतार लो बेटा, पता क्या बच्चों की राइटिंग है ना, वो अजीब सी है, ऐसी है, पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है। उतार लोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं पहले भेज देता हूँ। 2-3 दिन लगते हैं सिर्फ उतारने में, उतर Sir, जाते हैं, clear कोई दिक्कत नहीं है. हाँ पता है मुझे, क्लियर नहीं आ रहे। मैंने 2-3 बच्चों से मंगा के देखे हैं, सबके ऐसे ही हैं, क्या करूँ। फिर एक ट्राई और करता हूँ, एक बच्चा और है पिछले साल का, वो अच्छे नोट्स बनाती थी, उससे पूछता हूँ अगर उसके मिल जाते हैं नोट्स। ठीक है, तो आगे से उसके दे देंगे नोट्स। सर बाय बाय। हाँ जी बोलो बोलो। सर मैं अपनी बहन के ही ले लूं नोट्स? हाँ वो तो अच्छा है, और क्या चाहिए। उसी बिल्कुल बढ़िया है। महक के नोट्स तो तेरे पास है ही है ना, बस ठीक है, क्या दिक्कत ग्रुप है। में भेज देना। अगर अच्छे होंगे तो फिर ग्रुप में भी भेज दिया कर। महक ने तो अच्छे बना रखे होंगे, महक के नोट्स तो अच्छे हैं, लिखती भी बड़ा बड़ा है, अच्छा है। मेरे को नहीं पता। अच्छा हाँ एक बार देख लियो। एक ऐसा करियो ना, एक ट्रायल के लिए 2-3 पेज की PDF फाइल बना के भेज दियो, पता लग जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ ठीक है, यस चल ठीक है, ठीक है। उसकी फ्रेंड से ही तो लेने थे मैंने नोट्स, महक की फ्रेंड से, हर्षिता से। चलो चलो सर, ठीक है, गुड बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।